गाइस आज का हमारा लेक्चर इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर नंबर 3। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं वोल्टेज इलेक्ट्रिक सर्किट, वोल्टेज रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी हमारा किसी भी कंडक्टर का किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, और बात करने वाले हैं वोल्टेज इलेक्ट्रिक पावर। तो गाइस अगर बात करें सबसे पहले इलेक्ट्रिक सर्किट, तो इलेक्ट्रिक सर्किट हमारा एक ऐसा क्लोज कंडक्टिंग पाथ होता है जिसमें कोई भी हमारी सेल या कोई भी बैटरी हमारी किसी इलेक्ट्रिक एप्लायंस से कनेक्ट होती है। तो बच्चों ये जो हमारा क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ बनता है इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट हमारा क्या होता है? इट इज़ आ क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ कंटेनिंग एन इलेक्ट्रिक एप्लायंस कनेक्टेड विद आ सोर्स ऑफ सेल और बैटरी। तो बच्चों इलेक्ट्रिक सर्किट हमारा क्या होता है? एक क्लोज कंडक्टिंग पाथ होता है, एक हमारा क्लोज कंडक्टिंग पाथ होता है जिसमें कोई भी सेल या बैटरी जो कि किसी इलेक्ट्रिक एप्लायंस जैसे कि बल्ब या हमारा कोई भी लैंप अगर होता है, तो हमारा कोई भी बल्ब या हमारा लैंप किसी बैटरी से या किसी सेल से कनेक्टेड होता है। तो बच्चों ऐसा हमारा क्लोज कंडक्टिंग पाथ वो बन जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट बच्चों हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर फर्स्ट ओपन, और बच्चों सेकंड होता है हमारा क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट। ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट हमारा ऐसा इलेक्ट्रिक सर्किट जिसमें हमारा कोई भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करता, तो ऐसा सर्किट हमारा बन जाता है ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट। अगर बात करें व्हाट इज ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट, आ सर्किट इन विच नो इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज। तो बच्चों ऐसा इलेक्ट्रिक सर्किट जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ना करे, ऐसा सर्किट हमारा बन जाता है ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट। जैसे कि फिगर में यहाँ पे शो किया गया है, कोई भी हमारा लैंप जो कि बैटरी से कनेक्टेड है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो जिसमें इलेक्ट्रिक करंट बच्चों हमारा है आई, और यहाँ पे है अमीटर जो कि यहाँ पे दिखाया गया है। तो यहाँ पे अमीटर जो कि यहाँ पे शोन है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो की है बच्चों हमारी ये इस वायर से कनेक्टेड नहीं है, तो इसका मतलब है कि इसमें कोई भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करता। तो ऐसा सर्किट हमारा बन जाता है ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट जिसमें कोई भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ना करे। इलेक्ट्रिक सर्किट हमने आपको बताया एक ऐसा क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ जिसमें कोई भी सेल या बैटरी किसी इलेक्ट्रिक एप्लायंस से कनेक्टेड होती है, ऐसा क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ बच्चों बन जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर फर्स्ट ओपन, और सेकंड होता है बच्चों क्लोज्ड। ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट ऐसा सर्किट जिसमें कोई भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करता, जैसा कि फिगर में शो किया गया है। ये जो वायर है हमारा इस की से कनेक्टेड नहीं है, जिसका मतलब है नो इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज। ऐसा सर्किट बच्चों हमारा बन जाता है ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट। अगर बात करें नंबर सेकंड की, तो बच्चों सेकंड है हमारा क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट ऐसा सर्किट होता है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर जाता है। तो बच्चों अगर हमारी की वायर से कनेक्टेड होती है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, तो ऐसा सर्किट हमारा बन जाता है क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। ऐसा सर्किट जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर जाता है वो बन जाता है क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। तो पहले आप लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, ताकि आप स्क्रीनशॉट लेके बाद में इसको नोट कर सके और अपने नोट्स प्रिपेयर कर सको। तो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो बच्चों अगर बात करें रेजिस्टिविटी, सबसे पहले अगर बात करें इसको हम डिनोट करते हैं रो से। ये साइन जो कि होता है बच्चों हमारा रो। रेजिस्टिविटी इसका दूसरा नाम होता है बच्चों हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। आखिर ये क्या होता है? सबसे पहले अगर बात करें किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है बच्चों वो 4 फैक्टर पर डिपेंड करता है। सबसे पहले लेंथ ऑफ अ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नेचर ऑफ मटेरियल एंड लास्ट वन इज टेम्परेचर। जो रेजिस्टेंस होता है किसी भी कंडक्टर का वो 4 फैक्टर पर डिपेंड करता है। नंबर फर्स्ट लेंथ ऑफ अ कंडक्टर, नंबर सेकंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नंबर 3 नेचर ऑफ मटेरियल एंड फोर्थ वन इज टेम्परेचर। तो यहाँ पे हम 2 का यूज करने वाले हैं। सबसे पहला द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ अ कंडक्टर। जो रेजिस्टेंस होता है किसी भी कंडक्टर का सबसे पहले वो लेंथ पर डिपेंड करता है, या हम इसको लिख सकते हैं आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने इसको बनाना है। इसके बाद सेकंड है बच्चों हमारा द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर
इज इनवर्जली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। सेकंड अगर बात करें सेकंड पॉइंट की, जो रेजिस्टेंस होता है बच्चों किसी भी कंडक्टर का वो एरिया पर डिपेंड करता है, एरिया के इनवर्जली प्रोपोर्शनल होने वाला है, जिसको हम लिख सकते हैं आर इनवर्जली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, या लिख सकते हैं आर प्रोपोर्शनल टू 1/एरिया। इक्वेशन नंबर सेकंड। तो पहला तो डिपेंड करता है लेंथ पे और दूसरा डिपेंड करता है एरिया पे। तो बच्चों सेकंड हमारा जो रेजिस्टेंस होता है किसी कंडक्टर का वो एरिया पर डिपेंड करता है। इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट को और सेकंड को कंबाइन करते हैं सिंपली, आर प्रोपोर्शनल टू द एल अपॉन एरिया, क्योंकि पहला लेंथ पर डिपेंड करता है और दूसरा एरिया पर, तो जो कि आने वाला है आर प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। अगर बात करें जब भी हम इस साइन को हटाते हैं तो बच्चों जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, इसको हटाने के लिए हम कांस्टेंट का यूज़ करते हैं और यहाँ पे हम लेने वाले हैं रो, जो कि होता है रेजिस्टिविटी, क्योंकि यही टॉपिक हमारा यहाँ से बन जाता है। तो बच्चों आर बराबर ये वाला साइन हटाया, कांस्टेंट लिया रो, जो कि होता है रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो बच्चों आर बराबर रो एल अपॉन एरिया, जो कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ से आता है। और सिंपली अगर बात करें रेजिस्टेंस जिसकी यूनिट होती है बच्चों ओम, सिंपली यहाँ से हमें निकालना है रो। तो बच्चों रो बराबर आर ए अपॉन एल, जो कि ए जाएगा मल्टीप्लाई में, एल आएगा अपॉन में, सिंपली रो जो कि होता है रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और जिसकी वैल्यू आती है रो बराबर आर ए अपॉन एल, और इसकी यूनिट बच्चों हमारी होती है ओम मीटर, जो कि यहाँ पे लिखी हुई है। एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी बच्चों ओम मीटर होती है। तो ये हमारा टॉपिक बन जाता है रेजिस्टिविटी। पहले आप लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर इसके बाद में बात करेंगे कुछ हमारे यहाँ से कंडीशंस बनने वाले हैं जो कि इम्पोर्टेंट बन जाती हैं। तो बच्चों आई होप कि आपने लिया होगा इसका स्क्रीनशॉट। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की या नेक्स्ट पॉइंट की। सिंपली बच्चों फॉर अ कंडक्टर, किसी कंडक्टर के लिए अगर लेंथ हमारी 1 सेंटीमीटर होती है, एरिया किसी कंडक्टर की 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और फॉर्मूला हमारा होता है रो बराबर आर ए अपॉन एल। अभी हमने पीछे स्टडी किया, सिंपली एरिया की जगह 1 और लेंथ की जगह 1 रखते हैं, तो बच्चों रो बराबर आर हमारा आ जाता है। किसी भी कंडक्टर के लिए बच्चों लेंथ अगर 1 सेंटीमीटर होती है, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, वैल्यूज़ पुट करते हैं लेंथ की और एरिया की, सिंपली रो बराबर आर आता है। और यहाँ से हमारी डेफिनेशन बन जाती है इफ़ द लेंथ ऑफ अ कंडक्टर इज़ 1 सेंटीमीटर। अगर किसी कंडक्टर की बच्चों लेंथ 1 सेंटीमीटर होती है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बच्चों 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर होता है, जो रेजिस्टेंस होता है किसी कंडक्टर का वो रेजिस्टिविटी के बराबर आता है, या कह सकते हैं रेजिस्टेंस जो कि किसके बराबर आता है, रेजिस्टिविटी के, या रेजिस्टिविटी जो कि रेजिस्टेंस के बराबर आती है। कब आती है? जब लेंथ किसी कंडक्टर की 1 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बच्चों 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, तब रेजिस्टेंस जो होता है किसी कंडक्टर का बच्चों वो रेजिस्टिविटी के बराबर आता है। आर बराबर बच्चों रो हमारा बन जाता है। तो बच्चों यहाँ से कुछ पॉइंट्स बनने वाले हैं कि जो रेजिस्टिविटी होती है किसी कंडक्टर की वो केवल नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करती है, वो ना ही तो लेंथ पर डिपेंड करती, ना ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करती, ना ही वो शेप पर डिपेंड करती है, वो केवल डिपेंड करती है बच्चों नेचर ऑफ मटेरियल। रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द लेंथ, शेप, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो बच्चों जो रेजिस्टिविटी होती है किसी कंडक्टर की वो केवल डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल पर, वो हमारी ना ही तो लेंथ पर डिपेंड करती, ना ही शेप पर, और ना ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, सपोज करते हैं कि हमारे 2 वायर हैं, एक 10 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉपर वायर और दूसरा है 20 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉपर वायर। तो बच्चों या तो 10 सेंटीमीटर का हो या 20 सेंटीमीटर का हो, दोनों की रेजिस्टिविटी बच्चों हमारी आती है सेम। तो ये शो करता है कि जो रेजिस्टिविटी होती है वो लेंथ, शेप, एरिया पर डिपेंड नहीं करती, वो केवल डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल डिपेंड्स अपॉन द सब्सटेंस इज मेड या नेचर ऑफ मटेरियल। सब्सटेंस हमारा किसका बना हुआ है, नेचर ऑफ मटेरियल, जिस पर डिपेंड करती है हमारी रेजिस्टिविटी, केवल ये इसी पर डिपेंड करती है, कभी कभी टेम्परेचर पर डिपेंड कर जाती है। तो बच्चों रेजिस्टिविटी
केवल डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल और कभी कभी टेम्परेचर पर डिपेंड कर जाती है। ये हमारी लेंथ, शेप और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड नहीं करती। अगर बात करें रेजिस्टेंस की तो बच्चों रेजिस्टेंस 4 फैक्टर पर डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ अ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नेचर ऑफ मटेरियल एंड लास्ट वन इज टेम्परेचर। तो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट, फिर इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, और जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा होने वाला है। इसके बाद है बच्चों हमारा इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर की अगर बात करें, सबसे पहले इसको हम डिनोट करते हैं P से, और इसकी यूनिट हमारी होती है वोट और जूल पर सेकंड। अगर बात करें वोट इज इलेक्ट्रिक पावर, किसी भी कंडक्टर के अंदर जो हमारा रेट होता है वर्क डन का पर यूनिट टाइम, बच्चों वो हमारा बन जाता है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर अगर बात करें डेफिनेशन की, इट इज़ द रेट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो बच्चों जो हमारा किसी कंडक्टर के अंदर वर्क डन होता है पर यूनिट टाइम में, उसका रेट जो कि होता है हमारा इलेक्ट्रिक पावर। इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल P। कैपिटल P से हम इसको डिनोट करते हैं। अगर बात करें इसकी यूनिट की तो बच्चों इट्स एसआई यूनिट इज़ वोट और जूल पर सेकंड। इसकी यूनिट या तो वोट या जूल पर सेकंड हमारी होती है। तो इलेक्ट्रिक पावर जिसको डिनोट करते हैं P से, और ये हमारा क्या होता है, किसी भी कंडक्टर के अंदर जो वर्क डन होता है पर यूनिट टाइम में, उसका जो बच्चों रेट होता है वो हमारा होता है इलेक्ट्रिक पावर। अगर बात करें फॉर्मूले की, P बराबर W/T, जो कि होता है वर्क अपॉन टाइम। यूनिट बच्चों वोट और जूल पर सेकंड। तो बच्चों पावर की आज हम 4 फॉर्मूले अपने पढ़ने वाले हैं, और जो कि न्यूमेरिकल्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। अगर बात करें सेकंड फॉर्मूले की, सबसे पहले वी नो दैट W बराबर VIT। तो बच्चों एक हमारा फॉर्मूला होता है W बराबर VIT। अगर W की जगह VIT रखते हैं तो सिंपली यहाँ से आएगा VIT और अपोन में T से T कैंसिल, पावर बराबर V इंटू I, जो कि सेकंड फॉर्मूला बन जाता है पावर का। और बच्चों यूनिट होती है इसकी वोट। V से होता है पोटेंशियल डिफरेंस, I से होता है इलेक्ट्रिक करंट, और P जो कि होता है इलेक्ट्रिक पावर। तो बच्चों पहला फॉर्मूला पावर बराबर W/T या वर्क अपॉन टाइम, और दूसरा बन जाता है V इंटू I। इसके बाद अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ बच्चों V बराबर IR हमारा होता है, हमने ओम्स लॉ में डिस्कस किया। तो बच्चों अगर V की जगह IR रखते हैं तो बच्चों P बराबर V की जगह IR और इंटू I, जो कि हो जाएगा I इंटू I होता है I स्क्वायर, क्योंकि पावर आ जाएगी, और इंटू में R, जो कि थर्ड फॉर्मूला बन जाता है किसका, पावर का। तो बच्चों P बराबर I स्क्वायर R, जो कि थर्ड फॉर्मूला बन जाता है पावर का, और इसकी यूनिट होती है बच्चों वोट। सिंपली अगर बात करें I बराबर V/R, क्योंकि V बराबर होता है IR। अगर I की वैल्यू निकाले जो कि हो जाएगी V स्क्वायर अपॉन R, तो बच्चों I की जगह रखने वाले हैं V/R, इसका स्क्वायर तो यहाँ पे स्क्वायर लग जाएगा, और इंटू में बच्चों हमारा है R। एक R से एक R कैंसिल, या इसको हम लिख सकते हैं P बराबर V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू R। एक R से एक R कैंसिल, और पावर बराबर V स्क्वायर अपॉन R, जो कि फोर्थ फॉर्मूला बन जाता है किसका, पावर का, और इसकी यूनिट होती है बच्चों वोट। तो बच्चों पहले आप लो स्क्रीनशॉट, फिर इसके बाद हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, और आज हमारा चैप्टर ये कवर हो जाएगा। इसके बाद में एक लेक्चर आएगा बच्चों हमारा केवल न्यूमेरिकल्स का। तो बच्चों अगर बात करें वोट इज़ 1 वोट, जो कि इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बन जाती है। अगर किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट 1 एम्पियर होता है और पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होता है, तो बच्चों जो पावर होगी कंडक्टर की वो 1 वोल्ट के बराबर होती है। अगर बात करें डेफिनेशन की, व्हेन द 1 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस देन इट इज़ सेड टू बी 1 वोल्ट। तो बच्चों जब किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट 1 एम्पियर होता है और पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होता है, तो जो पावर होगी बच्चों कंडक्टर की वो हमारी 1 वोल्ट के बराबर होती है। और साथ में आपको एक पॉइंट याद रखना है, 1 हॉर्स पावर जो कि बराबर होता है 746 वोल्ट। ये आपको स्टार पॉइंट बना के लिखना है कि 1 हॉर्स पावर जो कि बराबर होती है 746 वोल्ट। तो गाइस अब बात करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। किसी भी रेजिस्टेंस को हमारे कंबाइन करने के 2 तरीके होते हैं। सबसे पहला सीरीज और बच्चों दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन।
तो अगर बात करें सबसे पहला जो कि है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, तो बच्चों इसमें हमारा क्या होता है, अगर इसको समझे थोड़ा फिगर से, इसमें हमारा रेजिस्टेंस आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और इसमें हमारा इलेक्ट्रिक करंट सेम होता है और जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है बच्चों वो हमारा डिफरेंट होने वाला है। सीरीज कॉम्बिनेशन में बच्चों हमारा इलेक्ट्रिक करंट सेम होता है और पोटेंशियल डिफरेंस जो कि डिफरेंट होने वाला है। तो बच्चों इसमें हमारा क्या होता है, अगर माने रेजिस्टेंस जैसे कि R1, R2, R3 आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, इस तरीके का कॉम्बिनेशन बच्चों हमारा बन जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। और इसमें क्या होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बच्चों, पहले वाले में V1, दूसरे में V2, तीसरे में V3 और इलेक्ट्रिक करंट बच्चों जो कि सेम होता है और जो कि हमने मान लिया I। अगर बात करें थ्योरी की, व्हेन 2 or more resistors are connected one after the other, this arrangement is called series combination of resistance या रेजिस्टर। जब दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं वन आफ्टर द अदर, ऐसा कॉम्बिनेशन बच्चों हमारा बन जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। इसमें क्या होता है, इन दिस कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस या रेजिस्टर द इलेक्ट्रिक करंट रिमेन्स द सेम। इस कॉम्बिनेशन में बच्चों इलेक्ट्रिक करंट सेम होता है। बच्चों अगर बात करें अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, हमें पता है V बराबर फॉर्मूला होता है IR। तो बच्चों अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V बराबर IR बच्चों, जो कि हमने स्टडी किया किसमें, ओम्स लॉ में। सिंपली V1 इक्वल्स टू IR1, क्योंकि वोल्टेज V1, V2, V3 हमने यहाँ पे लेट किए और रेजिस्टेंस R1, R2, R3। और अगर बात करें करंट की, जो कि सेम होने वाला है, अभी हमने आपको बताया, और जो कि है I। तो बच्चों V बराबर IR, अगर बात करें V1 की, जो कि आएगा बराबर में IR1, V2 बराबर IR2, V3 बराबर IR3। अगर बात करें रिजल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस V, जो कि बराबर आएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। सिंपली V की जगह रखने वाले हैं IR, जो कि यहाँ पे है। सिंपली V1 की जगह IR1 प्लस IR2, जो कि V2 की वैल्यू, और V3 की बच्चों IR3। I कॉमन लेते हैं, सिंपली I से I कैंसिल बच्चों। R बराबर या सीरीज RS, जिसको कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, और जो कि आने वाला है R1 प्लस R2 प्लस R3 और यूनिट होती है ओम। तो सिंपली अगर बात करें अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V बराबर IR होता है, V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2, V3 बराबर IR3। वी हैव टू फाइंड रिजल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। वैल्यूज़ पुट करते हैं, V की जगह IR, V1 की IR1, V2 की IR2, V3 की IR3। बच्चों यहाँ पे है IR, और अगर यहाँ से देखें तो I कॉमन आता है, I से I कैंसिल, और सिंपली R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, जो कि हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो बच्चों पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट, फिर इसके बाद हम बात करने वाले हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। पैरेलल में हमारा इलेक्ट्रिक करंट डिफरेंट होता है, और बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस V, जो कि वहाँ पे सिमिलर बन जाता है, और किस तरीके से ड्राइव करते हैं, जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो बच्चों अगर बात करें पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सबसे पहले इसमें क्या होता है, जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेम होता है और इलेक्ट्रिक करंट बच्चों डिफरेंट होता है। अगर बात करें पैरेलल में हमारा क्या होता है, इसमें हमारा रेजिस्टेंस, इसका पहला पॉइंट कनेक्ट होता है ए पॉइंट से और इसका एंड पॉइंट कनेक्ट होता है दूसरे पॉइंट से। तो बच्चों अगर बात करें रेजिस्टेंस, जैसे कि R1, इसका पहला पॉइंट एक पॉइंट से कनेक्ट होता है, इसका लास्ट पॉइंट दूसरे पॉइंट से कनेक्ट होता है। ऐसे ही हमारे सभी रेजिस्टेंस इस तरीके से अरेंज होते हैं। ऐसा कॉम्बिनेशन हमारा बन जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें हमारा इलेक्ट्रिक करंट डिफरेंट होता है, जो कि हमने माना I1, I2, I3, और इसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है बच्चों, जो कि होने वाला है V। अगर बात करें थ्योरी की, व्हेन द रेजिस्टर्स वन एंड इज कनेक्टेड टू वन पॉइंट, एक रेजिस्टर का पहला पॉइंट कनेक्ट होता है एक पॉइंट से, एंड अदर पॉइंट इज कनेक्टेड टू द अदर एंड, दूसरा पॉइंट कनेक्ट होता है दूसरे पॉइंट से। ऐसा कॉम्बिनेशन हमारा बन जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन में बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस V, जो कि सेम होता है। अगर बात करें डेरिवेशन की, सिंपली अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V बराबर IR, अभी हमने आपको बताया। वी हैव टू फाइंड I, जो कि हो जाएगा V अपॉन R। तो बच्चों सिंपली I1 बराबर V अपॉन R1, I2 बराबर V अपॉन R2 और I3 बराबर V अपॉन
R3, क्योंकि I बराबर है V अपॉन R और ओम्स लॉ V बराबर IR। अगर I की वैल्यू निकालें तो V अपॉन R। I1 आता है V अपॉन R1 के, I2 आता है V अपॉन R2 के बराबर और I3 बराबर V अपॉन R3। सिंपली रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक करंट I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। वी हैव टू फाइंड इन। तो बच्चों अगर यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करते हैं सिंपली, I की वैल्यू V अपॉन R, I1 की V अपॉन R1, I2 की V अपॉन R2, I3 की V अपॉन R3। सिंपली यहाँ से देखते हैं तो बच्चों V हमारा कॉमन आता है, V से V कैंसिल और पैरेलल कॉम्बिनेशन 1 अपॉन RP जो कि बराबर आता है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। यहाँ पे हमने बेस में P लगाया जिसका मतलब होता है पैरेलल। अगर सीरीज होता है तो बच्चों हमने पीछे लगाया RS। तो सिंपली 1 अपॉन RP बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 और ये हमारा बन जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो पहले बच्चों आप लो इसका स्क्रीनशॉट। फिर इसके बाद हम बात करने वाले हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, और साथ में बात करेंगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की। तो बच्चों इसके बाद है हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर बात करें ये क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है बच्चों, जब भी किसी कंडक्टर में हम बच्चों कोई भी हमारा कंडक्टर हमने माना ए बी, जब किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं तो उसके अंदर से हीट प्रोड्यूस होती है, यही इफेक्ट बन जाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो बच्चों कोई हमारा कंडक्टर ए बी जब किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं तो उसके अंदर से हीट प्रोड्यूस होती है, यही इफेक्ट बन जाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर बात करें डेरिवेशन की, सिंपली अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर, जो कि हमें यहाँ से ड्राइव करना है, यहाँ से हमें हीट का फॉर्मूला ड्राइव करना है, जो कि है टॉपिक हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। साथ में आपको एक पॉइंट याद रखना है कि बच्चों जो इलेक्ट्रिक करंट होता है हमारा, उसकी डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। अगर बात करें डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बच्चों, जो कि होती है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो आपको ये पॉइंट याद रखने हैं। सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस, एक फॉर्मूला होता है बच्चों हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का, V बराबर W अपॉन Q। सिंपली वी हैव टू फाइंड W, जो कि हो जाएगा V इंटू क्यू, जो कि यहाँ से सोल्व करके आता है V इंटू क्यू। सिंपली लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने आपको बताया Q बराबर जो कि होता है IT, क्योंकि I बराबर होता है Q अपॉन T। सिंपली Q बराबर हो जाएगा IT। अगर यहाँ पर Q की जगह IT रखते हैं तो बच्चों W बराबर हो जाता है VIT, और जो कि हमारा फॉर्मूला बन जाता है किसका, W का। लेकिन हमें तो निकालनी है हीट। सिंपली ये जो बच्चों हमारा W होता है वर्क डन, ये हीट के बराबर होता है, क्योंकि हमने आपको बताया जब किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं तो उसके अंदर हीट प्रोड्यूस होती है, यही हीट बन जाती है हमारी, या कह सकते हैं यही इफेक्ट कहलाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बच्चों जो यहाँ पर हीट प्रोड्यूस होती है, या कह सकते हैं जो वर्क डन होता है, ये हमारा हीट के बराबर होता है। तो W बराबर VIT या H बराबर VIT, क्योंकि दिस वर्क डन इज इक्वल टू हीट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर, जो कि है कैपिटल H। तो बच्चों कैपिटल W और कैपिटल H जो कि बराबर हो जाएगा। सिंपली W बराबर VIT या H बराबर VIT, और हीट जिसकी यूनिट होती है बच्चों जूल। इसके बाद यूजिंग ओम्स लॉ हमें पता है V बराबर IR, तो V की जगह रखेंगे IR। सिंपली हीट का फॉर्मूला जो कि आ जाएगा I² RT, और जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारी डेरिवेशन बन जाती है, और ये क्वेश्चन हमारा प्रीवियस क्वेश्चन बन जाता है, या कह सकते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ में ये एक हमारा फॉर्मूला बनता है बच्चों जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का। जब हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी हम H बराबर I² RT को ड्राइव करते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। तो पहले आप लो स्क्रीनशॉट, फिर इसके बाद हम आज का हमारा लास्ट टॉपिक जो कि होने वाला है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, और आज हमारा चैप्टर कवर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा थ्योरेटिकल पार्ट। इसके बाद एक लेक्चर आने वाला है जो कि हमारा न्यूमेरिकल्स पर होने वाला है। तो बच्चों इसके बाद है हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अगर बात करें जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की, तो हमने आपको बताया प्रीवियस टॉपिक में, जब किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं
तो उसके अंदर जो हीट प्रोड्यूस होती है या वो इफ़ेक्ट बन जाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि वहाँ पर हीट प्रोड्यूस हो जाती है। जब किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं तो उसके अंदर से हीट प्रोड्यूस होती है, वही इफ़ेक्ट कहलाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो बच्चों वहाँ पर जो हीट प्रोड्यूस होती है उसको मैथमेटिकल वे में एक हमारे साइंटिस्ट थे जो कि थे जूल्स, उन्होंने रिप्रेजेंट किया। उन्होंने बताया सबसे पहले जो हीट प्रोड्यूस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रिक करंट के स्क्वायर की। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने इसको बनाना है। तो बच्चों उन्होंने बताया अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर, जब किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं वहाँ पर जो हीट प्रोड्यूस होती है उन्होंने उसको मैथमेटिकल वे में एक्सप्रेशन दिया उसका। उन्होंने बताया सबसे पहले H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई स्क्वायर, जो हीट प्रोड्यूस होती है वो इलेक्ट्रिक करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। सेकंड बताया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, रेजिस्टेंस के, या H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, इक्वेशन नंबर सेकंड। बच्चों थर्ड बताया जो हीट प्रोड्यूस होती है H वो प्रोपोर्शनल होती है किसके, टाइम के। इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड हमने इनको बनाना है, कंबाइन किया सिंपली H प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर RT जो कि आता है, इस साइन को हटाते हैं और कांस्टेंट लेते हैं कैपिटल K। प्रैक्टिकली K की वैल्यू बच्चों हमारी 1 होती है, तो सिंपली H प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर RT, इस साइन को हटाते हैं, कांस्टेंट लेते हैं K। तो बच्चों H बराबर K आई स्क्वायर RT हमारा आता है, K की जगह 1 रखते हैं, सिंपली H बराबर आई स्क्वायर RT हमारा बन जाता है। तो बच्चों I हमारा होता है इलेक्ट्रिक करंट, या तो आप कैपिटल रख सकते हो या आप इसको स्मॉल I मान सकते हो, इससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। तो बच्चों H बराबर आई स्क्वायर RT जो कि फॉर्मूला बन जाता है किसका, हीट का। और ये लो बच्चों हमारा कहलाता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। और आज का टॉपिक हमारा, या कह सकते हैं आज का लेक्चर केवल हमारा यहीं तक होगा। और आज हमारा चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर जो कि न्यूमेरिकल्स पर आने वाला है, साथ में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सको। तो गाइज़ आज का लेक्चर केवल यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक्स के साथ या न्यूमेरिकल्स के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग द स्मार्ट क्लासेस बाय विवेक तोमर।